बच्चों 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब तक देखिए क्या क्या कर चुके हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक पहुंच चुके थे। अब कुछ चैप्टर्स और बचे हैं और उनको और चलिए करते हैं। अब हमारा चैप्टर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली 3 तरीके होते हैं सोल्व करने के डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो वेरिएबल सेपरेबल वाला जो फॉर्म है उससे तो उम्मीद है 1 नंबर या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। अब आगे जो बचे होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल, उनसे आ सकते हैं आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो सबसे पहले आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये होमोजीनियस वाला है। भाई होमोजीनियस कैसा होता है? जिसको x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इसमें देखो x अपॉन वाई का फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें x अपॉन वाई लिखा है इसलिए हम निकालेंगे dx अपॉन dy, और ये कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 2y e की पावर x अपॉन वाई। ऐसा बच्चों आ गया है। अब हमें क्या पुट करना होता है, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू वी वाई। भाई आपको सिखाया गया 2 तरीके होते हैं, या तो y को vx रख सकते हैं या x को vy रख सकते हैं इन जनरल क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में पर्टिकुलरली x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स लिखा हो तो उसके हिसाब से x अपॉन वाई लिखा है तो x को vy ही रखते हैं, और y अपॉन एक्स क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर y को vx रखते हैं। यहाँ चूंकि x अपॉन वाई गिवन था इसलिए मैंने x को vy पुट कर दिया है। x इक्वल्स टू vy रखा तो dx अपॉन dy कितना आ गया जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो v प्लस वाई dv बाई dy। ये वैल्यूज बच्चों यहां पुट कर देते हैं। तो v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल्स टू माइनस, आप देखो बच्चों हम x की जगह vy रखेंगे तो y तो कॉमन आगे कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 2v e टू द पावर v अपॉन 2 e टू द पावर v। अब बच्चों ये वाले v को तो ट्रांसफर करेंगे, y dv बाई dy इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2v e टू द पावर v अपॉन 2 e टू द पावर v और माइनस v। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों क्या करिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेता हूं, माइनस तो बाहर है ही, 1 माइनस 2v e टू द पावर v, बहुत बढ़िया, ये एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस 2v e टू द पावर v और डिवाइड में है 2 e टू द पावर v। बच्चों देखो ये 2v e टू द पावर v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v। ऐसा बच्चों बन गया है। तो y dv बाई dy इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन e की पावर v आ गया। अब v वाले एक साइड और y वाले एक साइड कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 2 e टू द पावर v इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। एक dv और रह गया बाबू, यहाँ dv और ऐसे भी। और अब इसके अगली लाइन में आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है जी, लिखना जरूर इंटीग्रेट करने से पहले। तो ये बन गया 2 e टू द पावर v dv इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। बच्चों अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये 2 e की पावर v आ गया इक्वल्स टू माइनस लॉग y और प्लस c बच्चों। और अब भाई बच्चों v का वैल्यू पुट कर देना, v का वैल्यू क्या था x अपॉन वाई, तो 2 e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग y प्लस c इक्वल्स टू प्लस c। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसमें पावर यदि हम देख रहे हैं x और y की 1 1 मुझे दिखाई दे रही है तो होमोजीनियस बनने के चांसेस दिख रहे हैं। तो एक तो आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले बच्चों ये जो log y माइनस log x है इसको log y अपॉन x लिख दीजिए और प्लस 1, और ये वाला जो मेरा x है ये वाला, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इधर। अब देखो आपको y अपॉन x का फॉर्म दिखने लगा है, इसका मतलब कि होमोजीनियस है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे वही अपना, क्या पुट कर देंगे इसमें, y को पुट करेंगे vx। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में x अपॉन y का फॉर्म था तो मैंने x को vy पुट करा था, और अब y अपॉन x का फॉर्म है तो y को vx पुट करेंगे। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना भाई, dy बाई dx का वैल्यू v प्लस x dv बाई dx। बच्चों प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके आता है भाई, यहां वैल्यू पुट कर देता हूं तो v प्लस x dv बाई dx, y अपॉन x हो गया है बच्चों v। ये बच्चों बन गया, देखिएगा यदि मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूंगा
तो ये v log v और प्लस v बन जाएगा। तो ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मिला क्या मुझे, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v log v। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, सो dv अपॉन v log v इज इक्वल टू dx अपॉन x। और अब इसको कर देंगे बच्चों इंटीग्रेट। इधर वाला इंटीग्रेशन पता ही है आपको log x आ जाएगा, और इधर वाले इंटीग्रेशन के लिए आप log v को t पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों dt। तो ये क्या बन चुका है, 1 अपॉन t dt, और इधर आ चुका है log x, और प्लस में भी लिख देता हूं मैं log c। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, 1 अपॉन t का आ जाएगा log t इक्वल्स टू log, ये बच्चों प्लस में लिखें तो log की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में लिख दो, log x इंटू c। log से log हटाएंगे बच्चों तो t इक्वल्स टू आ गया x c, और t किसको माना था आपने, log v को बच्चों माना था, तो log v इक्वल्स टू x इंटू c, और v का वैल्यू क्या है, y अपॉन x। यहां से देखो v का वैल्यू y अपॉन x है, तो log y अपॉन x इक्वल्स टू आ गया x इंटू c। यही बच्चों है हमारा आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड करना है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल एक पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें c आ जाता है लास्ट में, बस वहीं छोड़ देते हैं। और पर्टिकुलर में क्या होता है, इसमें x और y के कुछ वैल्यू गिवन होते हैं, उनसे हम c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन है। इक्वेशन को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार यहां आपके सामने लिख देता हूं, लिख देना पेपर में, भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p का वैल्यू इसमें है 2 tan x और q का वैल्यू है sin x। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx बच्चों हमारा होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है log sec x। अब बच्चों ये जो हमारा 2 है, 2 ये चला जाएगा इसके पावर में, तो ये बन जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x। e से log हटी जाना है। अब सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है बच्चों sec स्क्वायर x, तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू, और q का वैल्यू है sin x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब बच्चे जो आपका sec स्क्वायर x है इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख लीजिए, तो ये बन गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैंने cos x इंटू cos x लिखा। अब देखो जो sin x अपॉन cos x है वो बन जाएगा tan x, और 1 अपॉन cos x बन जाएगा sec x। तो ये ऐसा दिखेगा जी, y sec स्क्वायर इक्वल्स टू tan x इंटू sec x dx प्लस c। और बच्चों tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये आ गई y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x प्लस c। इसके बाद क्या करना है, मुझे c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखे हैं इनका यूज करेंगे। आपको x को पुट करना है π/3 और y को पुट करना है 0। यहाँ इस वाले में जी x को π/3 और y को 0 पुट कर दीजिए। तो उधर आप देखो राइट लेफ्ट साइड में तो y को 0 रख के 0 हो जाएगा, और sec π/3 sec 60 का वैल्यू 2 होता है, 2 प्लस c। तो यहां से देखो c का वैल्यू आ गया -2 बच्चों। तो ये c का वैल्यू -2 आ गया है। ये c का वैल्यू आप यहां इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x -2। ऐसा बच्चों आ गया। या तो आप sec स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा y इक्वल्स टू cos x -2 cos स्क्वायर x बच्चों। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। आइए बच्चों और आगे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे बच्चों। जो डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, देखो बढ़िया सा। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 3 3 से। इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस वाले लाइन पे एक जनरल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे जी, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन।
इस लाइन पे कोई पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस लाइन के इक्वल्स टू में आप ऐसे लैम्डा मान लीजिए और यहां से एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो पॉइंट पता है क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 3। ये बच्चों आ गया है पॉइंट। ये इस वाली लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैं P रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम A रख देता हूं। तो डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू 5 है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे भी। तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, याद तो है ना रे फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला है ये, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट होता है तो रूट हटा के उधर स्क्वायर लिख दिया है। ये बच्चों बन गया 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, ये 2 लैम्डा माइनस 4 स्क्वायर और ये 2 लैम्डा स्क्वायर और इक्वल्स टू 25। अब बच्चों इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा बच्चों 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये देखो बच्चों 9 और 16 मिलकर 25 बन जाएगा और इस 25 से कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर वाले देखो 9 प्लस 4 आ गया 17 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाले देखो 18 और 16 माइनस 34। तो यहां से लैम्डा के दो वैल्यू आ गए 0 और 2। ऐसे 17 लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा। तो दो वैल्यू आ गए लैम्डा के 0 और 2। इसका मतलब 2 पॉइंट आएंगे। वैसे भी आपको देख सकते हैं जैसे ये मेरी लाइन है, इस पे लाइन पे एक पॉइंट था 133, इससे 5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट इधर होगा, तो दो ही आंसर आने थे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे जी, तो जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। ये लैम्डा का वैल्यू यहां रख देना है, पहले लैम्डा को मैं 0 रख देता हूं तो एक पॉइंट आ जाएगा -2 -1 और 3। फिर लैम्डा को ना 2 रख देता हूं, तो लैम्डा को यहाँ 2 रख दीजिए, देखो 2 रख के देखो भाई आ जाएगा, लैम्डा को 2 रखा तो गया 6 - 2 4 और यहाँ 2 रखा तो 4 - 1 3 और यहाँ 2 रखा तो 4 + 3 7। ये 2 पॉइंट्स बच्चों आगे हैं अपने। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे भी। 3 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी से सवाल आने के पूरे चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी से एक केस स्टडी आने के पूरे चांस हैं, 3 मार्क्स का भी एक आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। ए हस्बैंड एंड ए वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3 बातें निकालनी। बोथ विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, ये गिवन है 1/7, PH उसको मैंने मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन PW वो 1/5 है बच्चों। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में यदि मैं चलता हूं, फर्स्ट पार्ट, तो क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्टेड होंगे। इसका मतलब PH × PW, हस्बैंड भी सिलेक्ट हो और वाइफ भी सिलेक्ट हो तो प्रोबेबिलिटी आ गई PH × PW और PH का वैल्यू 1/7 और ये 1/5 तो आ गया 1/35 बच्चों। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या होगा, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, विल बी सिलेक्टेड। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 केस बनेंगे, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो वाइफ सिलेक्ट ना हो, वाइफ सिलेक्ट हो जाए और हस्बैंड सिलेक्ट ना हो बच्चों। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं 1/7। वाइफ सिलेक्ट ना हो उसका प्रोबेबिलिटी 1 - 1/5, हस्बैंड सिलेक्ट ना हो 1 - 1/7 और वाइफ सिलेक्ट हो जाए 1/5। सॉल्व कर देता हूं 1/7 इंटू ये आ गया बच्चों मेरा 4/5, ये आ जाएगा बच्चों 6/7 और 1/5 कितना बन गया रे, नीचे तो 35 आ गया, ऊपर बन गया 10/35। चाहो तो कैंसिल कर दो, आ जाएगा 2/7 बच्चों। अब तीसरा पार्ट बचा है भाई, तीसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी
none of them will be selected। तो ना तो हस्बैंड सिलेक्ट हुए और ना तो वाइफ सिलेक्ट हुए, तो ये आ गया 1 माइनस 1/7 इंटू 1 माइनस 1/5, तो ये बन गया बच्चों 6/7 इंटू 4/5, तो कितना आ गया रे बच्चों 24/35। ये बच्चों आ गया आंसर। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन एक और है भी। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस दिस, या तो उसे आंसर पता होगा या तो गेस करेगा। लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। कितना होशियार बच्चा है, 3/4 क्वेश्चंस के उसको आंसर पता है, और 1/4 केसेस में क्या करेगा भाई, गेस करेगा। तो सबसे पहले तो आप यहां दो इवेंट मान लेनी है, इवेंट E1। पहली इवेंट E1, ये कौन सी इवेंट है, इवेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, उसे आंसर पता है, इस इवेंट का नाम E1 रखा है। दूसरा इवेंट क्या मान लेना है, इवेंट ये माना स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेसेस द आंसर। और एक इवेंट और मान लीजिए, एक कौन सी इवेंट, आगे पढ़ लेते सवाल को। आएगा एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो आंसर करेक्ट देने का एक इवेंट और मान लेते हैं। इवेंट ए मान लिया हमने कि स्टूडेंट गिव्स द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये 3 इवेंट हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। PE1 का वैल्यू कितना है, PE1 का वैल्यू कितना है कि स्टूडेंट को आंसर पता होगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी देखो वहां लिखा है 3/4। PE2 कितना है बच्चों कि वो आंसर गेस करेगा, उस बात का प्रोबेबिलिटी है 1/4। और देखो भी ये क्या गिवन था आपको कि बच्चे ने आंसर को गेस किया और वो करेक्ट हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मतलब कि उसने क्वेश्चन आंसर गेस किया मतलब E2 है, E2, और उसके बाद करेक्ट निकला मतलब कि A, गेस करने के बाद करेक्ट निकला, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है बच्चों। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है P, नीचे तो आएगा A, मतलब कि उसने आंसर करेक्ट दिया, और ऊपर क्या आएगा E1, मतलब कि उसको आंसर पता था। ऐसे केस में कौन सा थ्योरम यूज होगा बच्चों, बेस थ्योरम यूज होगा। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, यदि उसने करेक्ट आंसर दिया है तो इसके कुल मिला के 2 तरीके हो सकते हैं। उसको क्वेश्चन का आंसर पता था और आंसर पता होने के बाद उसने करेक्ट आंसर दिया, या तो उसने आंसर को गेस किया और गेस करने के बाद उसका करेक्ट आंसर आया। बच्चों हमारा फेवरेबल वे कौन सा है कि उसे आंसर पता था, इसी बात का प्रोबेबिलिटी तो निकालना है कि उसे आंसर पता था, तो इसका मतलब फेवरेबल है कि उसे आंसर पता था और आंसर पता होने के बाद उसका करेक्ट आंसर आया। बस यहां बच्चों में वैल्यू पुट कर देनी है। PE1 का वैल्यू 3/4, PA/E1। अब बच्चे कह रहे हैं PA/1 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अरे PA/E1 का मतलब समझो उसे आंसर पता है आंसर, और उसके बाद उसने सही आंसर दिया, मतलब कि उसे पता है कि 1 और 1 2 होते हैं, और उससे यही पूछा गया कि बताओ 1 और 1 कितने होते हैं, तो वो सही आंसर देगा ना हमेशा। मतलब कि ये तो एक श्योर इवेंट बन गया, मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1। नीचे 3/4 इंटू 1 प्लस उसने आंसर को गेस किया, इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/4, और गेस करने के बाद आंसर सही आया, उस बात का प्रोबेबिलिटी 1/4 बच्चों। अब बच्चों इसको हमें कर देना है सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 4 तो ना कट जाएगा सबसे कॉमन आके, तो ऊपर तो बचा है 3 और नीचे 3 + 1/4। 3 + 1/4 को मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 12 + 1, ऐसे 12 + 1, और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आ गया है 12/13 आ गया बच्चों आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसके क्वेश्चन आने के भी चांसेज है ही। तो इसमें देखिए आ गया रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। देखो गिवन है x = 0 पे प्रोबेबिलिटी k है, x = 1 पे 2k, x = 2 पे 3k है, और बाकी सभी केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 है। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है k का वैल्यू। बच्चों हम क्या जानते हैं, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा px
इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो जी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी कौन सी आ रही है, पहले आएगी k, उसके बाद आएगी 2k और उसके बाद आएगी 3k और उसके बाद सबका प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये सबका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ये आ गया बच्चों 6k इक्वल्स टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1/6। फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ, ये k का वैल्यू 1/6 आ गया है। सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 2। बच्चों x लेस देन 2 है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू 1 होएगा या 0 होएगा। तो 1 की प्रोबेबिलिटी और 0 की प्रोबेबिलिटी। बच्चों x इक्वल्स टू 0 का प्रोबेबिलिटी है k और 1 का प्रोबेबिलिटी है 2k, तो ये टोटल कितना बन गया है, ये बन गया बच्चों 3k और k का वैल्यू कितना निकाला मैंने 1/6। 3 इंटू 1/6 आ गया बच्चों 1/2। बाकी दो पार्ट और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में कहा गया है थर्ड पार्ट में p x लेस देन इक्वल्स टू 2। लेस देन इक्वल्स टू 2 में मतलब 2 भी लेना और 2 से छोटे भी लेने हैं, तो इसमें 0, 1 और 2 सारे आ जाएंगे। तो 0 का प्रोबेबिलिटी, 1 का और 2 का। अब बच्चों 0 में आएगा k, 1 में 2k और 2 में 3k, तो ये 6k आ गया है और k का वैल्यू 1/6 था, तो इसका वैल्यू 1 बच्चों आ गया है। और अब लास्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है x, तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा भी, ये आ गया इसमें x इक्वल्स टू 2 होगा और या तो 2 से बड़ा होगा बच्चों। अब देखो जी ग्रेटर देन 2 में तो प्रोबेबिलिटी कितना है 3k और 2 से ग्रेटर में तो 0 ही है भाई। देखो x का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़े में आपको गिवन है 0, तो ये 0, तो ये आ गया 3k और k का वैल्यू 1/6 है, तो इसका वैल्यू बच्चों आ गया है 1/2 भाई। तो ये सारे आंसर अपने आ गए हैं बच्चों। तो ये मेनली मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं बच्चों जो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आगे अभी बाकी है कि 5 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी, जिसमें आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं, काफी बच्चों को रहती हैं। केस स्टडी आपको कराने वाले हैं कि केस स्टडी कौन से चैप्टर आ सकती हैं, कैसे कैसे केस स्टडी बच्चों आ सकती हैं। ठीक है भाई। अब ये सारा जो आपको कराया जा रहा है सब बच्चों के साथ शेयर कर दो जितने भी आपके नॉन हैं, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, हिट करा दो चैनल को बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि ये काम अब रुकने वाला नहीं है, ये तो चलेगा भाई। अभी आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद जेईई मेंस का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, फिर जेईई एडवांस का स्टार्ट हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो और आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करा दो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।